एक शेर है, हमने जिनको रखा था चिरागों की हिफाजत पर। ध्यान दीजिएगा अवनीश भाई, हमने जिनको रखा था चिरागों की हिफाजत पर, वही हवा देने लगे हैं अंधेरों को। ये शेर मैं कह रहा हूं कि इस देश में एक तबका है जिसको बौद्धिक वर्ग कहा जाता है, बुद्धिजीवी वर्ग कहा जाता है, जिसको कुछ वर्षों पहले तक, जब तकनीक का इतना प्रसार न हुआ था, जब सोशल मीडिया हर एक हाथ तक नहीं पहुंचा था, तब तक उन लोगों को खुदा मियां का चलता फिरता नमूना समझा जाता था। इसी में से एक संस्थान है CSDS, और उसके मालिक हैं, अध्यक्ष हैं, प्रणेता हैं, जो भी हैं, वो समझ लीजिए संजय कुमार। इन लोगों को कहा जाता था कि ये सेफोलॉजिस्ट हैं। हालांकि उनके बारे में एक बात और पता चली है कि वो 12वीं के बाद नहीं पढ़े हैं, ये पता चली है, मैं इसकी कोई गारंटी नहीं लेता। लेकिन ये लोग चुनावी भविष्यवाणी करते थे। अपने गुरु मीठे, जिनका नाम मैं मधुमेह रखता हूं कि उनकी बगल में अगर आप बैठे योगेंद्र सलीम यादव की, तो आपको मधुमेह हो जाएगा। तो मीठे योगेंद्र यादव के चेले हैं, और इन लोगों को वह रुतबा प्राप्त था कि हर एक टीवी शो पर, हर एक डिबेट पर ये लोग आकर भविष्यवाणियां करते थे। और एक नहीं, दो नहीं, पिछले 11 सालों में कम से कम 50 भविष्यवाणियां गलत हुई हैं, तब भी ये उस धरती के, उस खल्क के खुदा मियां बने हुए हैं। लेकिन 2 दिनों में हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, क्योंकि संजय कुमार ने अपने झूठ को सरेआम सरेशाम स्वीकार किया, जिसकी बुनियाद पर राहुल गांधी ने एक पंचमेल भवन तैयार किया था, पंचमेल आचार तैयार किया था, एक शानदार नक्काशीदार इमारत खड़ी की थी। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं प्रारब्ध के संपादक अवनीश शर्मा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। व्यालोक जी, आपको प्रणाम। व्यालोक वाणी के सभी दर्शकों को राम राम जी। हमने ठीक ठाक भूमिका बांध दी है, और चूंकि इस विषय पर आपकी जानकारी गहन है, इसलिए अब मेरे साथ साथ हमारे श्रोता भी केवल आपको सुनेंगे। ओवर टू यू, विषय आपको स्पष्ट हो चुका है जी। धन्यवाद। व्यालोक जी, आपने एक शेर सुनाया, तो बदले में एक शेर से ही मैं भी शुरुआत करता हूं। महफिल में जिस शख्स का कद सबसे बड़ा था, महफिल में जिस शख्स का कद सबसे बड़ा था, वो शख्स किसी और के कांधे पे खड़ा था। आपने जो कहा कि जिन विभूतियों को पैदा किया गया, जन्माया गया, और मैं उसे कहता हूं कि नेहरू के सत्ताई छायावाद में न सिर्फ जन्माया गया, बल्कि पाला गया, सोहर सुनाया गया, झुलुआ झुलाया गया, किंडरगार्टन की पढ़ाई कराई गई, ट्यूशन कराया गया, हर तरह के नशा पानी का इंतजाम किया गया, मतलब सब कुछ किया गया, और भी कुछ हो सकता हो तो वो भी सप्लाई किया गया। दरअसल ये तमाम लोग या CSDS जैसे इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस, आज एक सहज आरोप लग रहा है साहब, CSDS को केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय से पैसे मिलते थे। जी हां साहब, मिलते थे ना। क्या CSDS 2014 में पैदा हो गई? नहीं साहब, 60 के दशक की NGO है। 1962 में इस NGO का जन्म हुआ। हम चचा को दोष नहीं देंगे, चलिए। लेकिन 1962 में, और मजे की बात देखिए, हम में से सारे लोग CSDS कह के चुप हैं। बहुत सारे लोगों को, मैं किसी का अनादर नहीं कर रहा, फुल फॉर्म भी नहीं हमारे संज्ञान में है कि व्हाट CSDS स्टैंड फॉर। जरा नाम देखिए व्यालोक जी, विकासशील समाज अध्ययन केंद्र। आहा, बलिहारी जाऊं। इसको अंग्रेजी में भी बता दीजिए, सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी। और इस NGO को एक तरह से गोद दिया गया भारत सरकार के एक भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद। इसका सबसे ज्यादा फंडर वही है, भारत सरकार का यह उपक्रम है। इसके अलावा इसे
लोगों ने बहुत तेज चैनल हैं बाजार में, जासोरस से भी पैसे इसको दिलवाए लोगों ने, फोर्ड फाउंडेशन से भी पैसे दिलवाए, उसी क्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय से भी इसे पैसे मिले हैं, उसी क्रम में तमाम और जगहों से पैसे मिले हैं। लेकिन महाराष्ट्र चुनाव को लेके जिस तरीके से एक फ्रॉड रचा इसके वर्तमान डायरेक्टर संजय कुमार ने, संजय कुमार के बारे में आपने एक बात कही और सब पब्लिक डोमेन में सबसे पहले ज्ञात सूचना क्या है कि संजय को इल्हाम हुआ, अरे रे 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 रे, यह तो मुझसे अनैतिक हो गया, मैं इतना 24 कैरेट व्यक्ति, और बिना किसी के कहे उसने अपनी गलती स्वीकार की, और न सिर्फ स्वीकार की बल्कि ट्वीट डिलीट किया, न सिर्फ ट्वीट डिलीट किया बल्कि उस डिलीट किए जाने की खबर भी खुद ही बताई और कहा कि हम क्षमा प्रार्थी हैं। कितना सुनने में सुंदर लगता है। लोग कह सकते हैं कि अगर नहीं डिलीट किया होता, नहीं माफी मांगी होती, तो कौन ध्यान देता। पवन खेड़ा तो दिन भर में 786 इस तरह के प्रचार और प्रलाप करके अपने ट्विटर हैंडल पर ठोक देता है। कौन सा ऐसा कांग्रेसी है जो बुद्धि लगा के अपनी बात लिखता है? कौन नोटिस लेता? कोई नहीं नोटिस लेता। ये कर सकता था ना। जब मैंने ये देखा कि वह चैनलों पर कह रहा है कि हाँ मुझसे गलती हुई है, और मैं बड़ा दुखी रहा, मेरी छाती पर मूसल आ गया, मैं रात भर सो नहीं पाया, और सुबह होते होते मैंने ये गलती स्वीकार की। नहीं साहब, बिल्कुल नहीं। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी और उनके गिरोह को 7 दिन का समय दिया कि 7 दिन में या तो हलफनामा दो और नहीं तो इस देश के नागरिकों से माफी मांगो। यह पूरी लड़ाई राहुल गांधी, उनका इकोसिस्टम, उनका पूरा गिरोह वर्सेस हम सारे 140 करोड़ भारतीय हैं। मैं बता रहा हूं आपको कैसे। बड़ी छोटी छोटी बातें अगर पकड़ लीजिए तो आप सारा कुछ समझ जाएंगे। न्यायालयों में जीत ऐसे ही होती है, मुकदमेबाजी ऐसे ही होती है साहब। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते समय चीफ इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा था कि आप हमारे करोड़ों वोटर्स को अपराधी नहीं बना सकते। यहां पर किसी मुख्य चुनाव आयुक्त की इज्जत का सवाल नहीं है। ये भारत के करोड़ों करोड़ों मतदाताओं को अपराधी सिद्ध करने की कुचेष्टा है राहुल गांधी और उसके इकोसिस्टम की, और जिसके मुखबिर और मददगार रहे हैं इस जैसे लोग, ये अकेला नहीं है। अच्छा, आपने मीठे सलीम यादव की बात की। ये ठीक है कि संजय कुमार का गॉडफादर योगेंद्र यादव सलीम ही है। 1962 से जब ये ऑर्गेनाइजेशन चली, पैदा हुई, पाली गई, पोषी गई, इसको भारत सरकार के ही एक संस्थान द्वारा पूरे पैसे दिलाने की व्यवस्था की गई। और बहुत सारे लोग कहेंगे शिक्षा मंत्रालय ने क्यों पैसा दे? देखिए भाई साहब, नारा लगा देने से चूरन बिक सकते हैं, काम नहीं होते, और ना काम की बात होती है। आप समझें, इस प्लेटफॉर्म को किस रूप में एस्टेब्लिश किया गया था कि हम डेटास तैयार करते हैं, ग्राउंड से इंफॉर्मेशन लेते हैं, सारे डेटास को टैबुलेट करते हैं, उसको अलग अलग मानकों के लिए रेडी रखते हैं। ऐसी तमाम ऑर्गेनाइजेशन, चाहे गैर सरकारी हो, चाहे सरकारी हो, चाहे न्यूज एजेंसी हो, चाहे रिसर्चर्स हो, यूनिवर्सिटीज हो, अलग अलग पाठ्यक्रम हो, विद्यालय हो, महाविद्यालय हो, उनको जब किसी डेटा सोर्स की जरूरत पड़ती है तो वो बाकायदे पे करके इस संस्थान से डेटा लेते हैं। अगर इसकी शुद्ध किताबी नीयत पर जाए तो इसलिए इसकी व्यवस्था की गई थी। सुनने में इट साउंड्स गुड, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको कांग्रेस ने किस तरीके से अपने इकोसिस्टम के रूप में डेवलप किया? ऐसा क्या है कि सीएसडीएस का इससे पहले संस्थापक वो कोई मैडम थी जिन्होंने संस्थापन इसका किया था 1962 में। मुझे देखिए उनका भी नाम मुझे भी नहीं याद आ रहा है, बड़ा तुरम खा होकर बोल रहा हूं। लेकिन सीएसडीएस से अगर सबसे ज्यादा चर्चित और पहला नाम संजय कुमार के पहले अगर किसी को पता है तो वही योगेंद्र यादव का।
आज योगेंद्र यादव की पहचान क्या है? आंदोलनजीवी। आज योगेंद्र यादव की पहचान क्या है? अरविंद केजरीवाल, जिसने इसके पिछवाड़े लात मारा लेकिन उसका साथी। आज योगेंद्र यादव की पहचान क्या है? एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में बाकायदे मुकदमा लड़ने वाला अपने साथी प्रशांत भूषण के साथ। आज योगेंद्र यादव की पहचान क्या है? चवन्नी छाप कांग्रेसी नक्सली कन्हैया कुमार के साथ यात्रा में बगल में चलना। आज योगेंद्र यादव की पहचान क्या है? किसानों के आंदोलन, कथित आंदोलन में जाकर तेल की दुकान लगाना, तेल की मालिश करना। आज योगेंद्र यादव की पहचान क्या है? भारत तोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ चलना। ये आज पहचान नहीं है, ये पहचान आज खुली है, बाजार में है। लेकिन यही सीडीएस का डायरेक्टर था, इसी ने वो पूरी विरासत संजय कुमार को सौंपी। इसलिए मजाक के तौर पर इसको कभी मत कहिए कि सरकार तुम्हारी, सिस्टम हमारा। हाँ, इन्हीं कारनामों के दम पर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेसी इकोसिस्टम ये कहता है। लेकिन साहब, गंगा का पानी बदल रहा है, बहाव है, गंगा का पानी बदल रहा है साहब। और कैसे बदल रहा है? चुनाव आयोग के डंडे, आज नहीं तो कल आप राहुल गांधी का हश्र यहीं देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूं। और वो कार्यक्रम शुरू हो चुका है। सर, मुंह से अगर आपको बवासीर की बीमारी हो तो ठीक है, दाने फूट जाते हैं, कुछ भी कह लीजिए। और नेताओं के लिए तो व्यालोक जी और आसान होता है ना, कुछ भी वांट बांट बोल देना। लेकिन एक चीज बताएं, एक हलफनामा, एक परवाना, 4 पुलिस वाले अगर दरवाजे पे पहुंच जाए ना सर, अच्छों की कब्ज साफ हो जाती है। 2 मिनट लगते हैं कब्ज साफ होने में, 2 मिनट। दरवाजे पे पुलिस और जेल जाने का खतरा आ जाए ना, संभावना आ जाए। और राहुल गांधी हलफनामा क्यों नहीं दे रहा है? उसको पता है कि इसी तरह के मामले में कोर्ट के द्वारा सजा पाने के बाद एमपी गिरी निकल के बाहर आ गई थी। अब सवाल ये होता है कि आप ही, मुझे लग रहा है कि अभी अगले हिस्से में ये कहेंगे कि तो ठीक है भाई साहब, इस देश की सड़ी हुई न्याय व्यवस्था से हम क्या उम्मीद करें, कुछ नहीं होना है। कई लोगों ने मुझे बताया, कई जगहों से मुझे जानकारी मिली कि भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 175, 353 1B, 212 और 340 1-2, इन 4 धाराओं के तहत और उपधाराओं के तहत जो ये मुकदमा महाराष्ट्र पुलिस ने दर्ज किया है संजय कुमार पर, इसकी अगर मैं डिटेलिंग आधा सेकंड में कर दूं तो सबसे पहली धारा यानी 175 कहती है कि चुनाव में झूठे बयान देना। दूसरी धारा 353 1 कहती है सार्वजनिक उपद्रव, पब्लिक अनरेस्ट पैदा करना। तीसरी कहती है अपराध के लिए शरण देना। और चौथी कहती है जाली दस्तावेजों का निर्माण और उसका उपयोग करना। मैं मानता हूं कि ये सारी धाराएं जमानती हैं, ठीक है, लेकिन आप जरा कल्पना कीजिए कि आज महाराष्ट्र पुलिस ने ये जो एक केस किया है, इस देश में जहां जहां भी राष्ट्रवादी सरकारें हैं, अगर वो सारे के सारे मुकदमा दर्ज कराना शुरू कर दें, और मैं तो अपील करूंगा आपके माध्यम से, आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से, उत्तर प्रदेश से भी मुकदमा हो, असम से भी मुकदमा हो, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हर जगह से मुकदमा हो। और जब मैं ये कह रहा हूं तो ये नहीं कह रहा हूं कि सारे भाजपाई सरकार ही करा दें। अरे मैं तो ये कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी या संघ का वो जो एक इनका वकीलों वाला सेल है, वो क्या कर रहा है? वो क्यों नहीं लक्षद्वीप में अगर है उसकी प्रेजेंस, तो वहां से मुकदमा क्यों नहीं कराता? ये होना चाहिए। एक एक तहसील से मुकदमे हो और 50,000 मुकदमे हो जाएं साहब, तबीयत दुरुस्त हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि संजय कुमार को फांसी पर लटका देगा कोई, बिल्कुल नहीं, लेकिन ये सगें अपराध जो है आदत छूट जाएगी सर। और इसलिए मैं महाराष्ट्र पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उसने एक नजीर पेश कर दी है, उसने एक मौका दे दिया है। और अभी इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं एफआईआर करा रहा है या कराना चाहिए उसको,
मैं अभी भी उस पर होमवर्क कर रहा हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा जानकारी मौजूद नहीं है कि इलेक्शन कमीशन के क्या क्या अधिकार है। क्या क्रिमिनल ऑफेंस का मुकदमा भी इलेक्शन कमीशन करा सकती है कि नहीं करा सकती है? अगर करा सकती होगी तो उसे भी कराना चाहिए। और ये एफआईआर जी केवल संजय कुमार तक नहीं सीमित होना चाहिए, ये राहुल गांधी पे होना चाहिए, ये पवन खेड़ा पे होना चाहिए, ये योगेंद्र यादव पे होना चाहिए, और जितने भी जी फंडर हैं। और अभी आपको मैंने बताया कि जो सबसे बड़ा फंडर है उसने ही शोकॉज नोटिस सीएसडीएस को दे दिया है और 1 हफ्ते में जवाब मांगा है। ये न सिर्फ पेट जेब से पैदल होंगे, बल्कि इस तरह के फ्रॉड कांग्रेसी इकोसिस्टम के अड्डे इस देश से बंद होने चाहिए, और हमेशा के लिए बंद होने चाहिए। कुछ लोग भावनाओं में बहके कह रहे हैं सीडीएस अभी तक बैन क्यों नहीं हुआ। 1 मिनट भाई साहब, एक प्रक्रिया का पालन होके ये सारी चीजें नहीं होती हैं। उस आ, दर्शकों, मुझे नहीं लगता कि अब इसमें किसी सवाल की गुंजाइश रह गई है, क्योंकि अवनीश भाई ने इतने विस्तार से चीजें बताई हैं। लेकिन जैसी कि मेरी आदत है और इनकी आदत है कि हम लोग एक दूसरे से थोड़ा मजा लेते हैं, खेलते हैं, तो हवा तो बदली है सर। आईसीएसएसआर ने चेतावनी दी, अब आगे कार्रवाई करेगा, ये ठीक बात है। और आपने जिस संस्थान का कहा कि उनकी संस्थापक तो रजनी कोठारी थी, विख्यात कुख्यात जो भी आप मान लें, हाँ, थोड़ा सा गूगल वही करेंगे दर्शकों तो आपको पता चल कोठारी का जाएगा कि मैं उनको मुझे नाम विख्यात नहीं याद के आ साथ रहा था। साथ कुख्यात भी क्यों कह रहा हूं। अब सवाल यह है, जो आपने ही पूछ दिया, कि ये जो भजपइये पदाधिकारी हैं लीगल सेल के, 1 लाख हैं भाई साहब पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं की नहीं बात कर रहा हूं, पूरे देश में। ये भाई लोग भाड़ झोंक रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जब प्रधानमंत्री को कहा गया चौकीदार चोर है, तब भी नहीं। जब कहा गया कि सारे मोदी चोर होते हैं, तब भी नहीं। वो तो भला हो गुजरात के कोर्ट का, जो उसने राहुल विंची को औकात दिखाई। और चुनाव आयोग करेगा, अपनी कार्रवाई करेगा, लेकिन चुनाव आयोग की इस मामले में जो शक्तियां हैं, जहां तक मुझे पता है, वो सीमित हैं। वह एकाध मैं चेतावनी दे व्यालोक भाई इस सकता पे है, कुछ नहीं चीजें कर नहीं सकता है। नहीं व्यालोक भाई, हम में से ज्यादातर लोग इससे इसी निष्कर्ष पर हैं कि सीमित हैं। और जी मैंने जब इस पे अभी भी मैं होमवर्क कर रहा हूं, इसलिए मैंने बोला। जी मैं आपको बताऊं कि बड़ी अच्छी उम्मीद मुझे दिखाई दे रही है, और खुद चुनाव आयोग की अपनी नियमावलियों के अंदर ही दिखाई दे रही है। ऑप्शंस हैं, लेट मी एक्सप्लोर, थोड़ा सा और एक्सप्लोर ओके। करने दीजिए, देन आई विल कम बैक। हमने भी कहा है कि विकल्प सीमित हैं, हमने नहीं कहा कि नहीं है। लेकिन अब बिल्कुल बिल्कुल सही बात। अब आपके लिए थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन। भाई साहब, 11 वर्षों से क्या हो रहा है। हाँ, ये जो क्या बात सीएसडीएस को आईसीएसएसआर ने आज चेतावनी दी है, लगातार जो घपले पर घपला, एक के बाद एक चुनाव के बारे में दिक्कतें। संजय कुमार पहले से भी टीवी के ब्लू आइट बॉय रहे हैं, हर एक चीज पर जाते हैं। मीठे योगेंद्र सलीम यादव एकदम ब्लू आइट बॉय रहे हैं। यहां तक कि कोर्ट में वो मृतकों को लेके गए थे, राहुल गांधी ने उनके साथ भोज भोज किया। समय लगता है सर, ये मैं मानता हूं। मैं उन दक्षिणी टोले के लकड़बग्घों शेर चीतों की तरह नहीं कहूंगा कि एक तरफ से मोदी जी वाह काले घोड़े पर हंटर लेते हुए आए ढिकचिक ढिकचिक करते हुए, दूसरी तरफ से शाह जी वहां आए सफेद घोड़े पर और दोनों ढिकचिक ढिकचिक करते हंटर बरसाए। लेकिन कुछ चीजें, जैसे कल इन्होंने जो उपद्रव किया संसद में, कम से कम निलंबन तो एकाध सत्र के लिए जरूरी था सर। ये जो राजदंड की हनक जो नहीं दिखाई देती है, और ये कांग्रेसी जहां इनका राज्य आता है, आप याद कीजिए मध्य प्रदेश में वो संजय गांधी का ड्राइवर कुछ समय के लिए बना था मुख्यमंत्री, और उसने पहला आदेश क्या निर्गत किया था। ये मानसिकता कैसे। और मैं एकदम सचमुच इसको समझना चाहता हूं। आप हंस रहे हैं, आपको लग रहा है कि मैं तंज कस रहा हूं, मजे ले रहा हूं। नहीं, मजे नहीं ले रहा हूं। मैं सचमुच दक्षिण टोले की इस बीमारी को समझना चाहता हूं कि ये कौन सी बिल्कुल बीमारी है। आप बिल्कुल क्यों सबसे वसुधैव कुटुंबकम का राग अलापना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी मैं आपकी बातों को तंज समझ के बिल्कुल मुस्कुरा नहीं रहा था। आप लगातार जो दक्षिण टोला हम सारे ये बात कहते हैं,
दक्षिण टोला का अस्तित्व कब आता है? जब सामने एक वाम टोला होता है, एक लाल आतंकी टोला होता है। दरअसल दक्षिण टोला क्यों नरम है, दक्षिण टोला क्यों मुलायम है, इतना धीरज क्यों है, इतना शील क्यों है, इतना संकोच क्यों है, 11 साल क्यों हो गए, 11 दिन में ही क्यों नहीं हो गया? दरअसल जानते हैं, ऐसा करके हम राष्ट्रवादी खेमे में एक हार्डकोर वामपंथी सोच को जन्माना चाहते हैं। मेरी बात गंभीरता से सुनिएगा। हम राष्ट्रवादी नक्सली पैदा करना चाहते हैं, और मैं यहां तक जरा विस्तार दे रहा हूं। जब सर तन से जुदा के नारे के जवाब में कहा जाता है कि उठाओ खड्ग और तलवार, तुम भी सड़क पर उतर जाओ, हम सेम वही पैरेलल व्यवस्था खड़ा करना चाहते हैं, जो कि हम नहीं हैं। सनातन वो नहीं है, सनातन से निकली हुई राष्ट्रवादी विचारधारा वो नहीं है। कृपा करके ऐसे सभी लोगों से मैं आराम से सोचिएगा, जरा आराम से मेरी बात को सोचिएगा, तनिक भी जल्दीबाजी मत करिएगा, क्योंकि मैं जान रहा हूं कि मैं बहुत से लोगों की या बहुतेरे लोगों की, बहुसंख्य लोगों की भावनाओं को प्राइमा फेसी निराश करने जा रहा हूं। ये बात जब मैंने शुरू कर दी है तो व्यालोक भाई, आप मुझे ये बताइए, आज जो कांग्रेस पूरी तरीके से लेफ्ट, पहले तो पालती थी, आज खुद लेफ्ट है। पहले सिर्फ बिस्तर शेयर करती थी और आज दो शरीर एक जान है। इस देश में लेफ्ट क्या करना चाहता है, या पूरे विश्व में लेफ्ट की क्या उपलब्धि है? तानाशाह पैदा करना। जो बनी व्यवस्था है, जो बनी संस्कृति है, जो फली फूली संस्कृति है, उसके खिलाफ खड़े हो जाना और उस पर थूकना, मूतना, हगना, पत्थर मार देना, गला काट देना, खून बहा देना। इसके अलावा हम उसके प्रत्युत्तर में यदि उसी जैसा बनना चाहते हैं तो यह तो उनकी विजय है, मैं तो उनकी विजय मानूंगा। और ये वो चाहते हैं कि आप ऐसा करें। ये एक कथित वैलिडेशन चाहने की जो एक बड़ी प्यास है ना, जो ससुरी भरती ही नहीं है। हम कुछ भी अच्छा करें तो हमको पहले उस खेमे से वैलिडेशन चाहिए होता है, और तब हम कहते हैं अरे ये दक्षिणी टोला, अरे ये दक्षिणी टोला। और मैं तो कहता हूं दक्षिणी टोला नाम का शब्द ही भारत के संदर्भ में फ्रॉड है, कूट रचित है, जबरिया शब्द है। काहे का लेफ्ट भाई, काहे का दक्षिण पंथ? भारत का राष्ट्रवाद जो है, जिसको आप दक्षिण पंथ नाम का कंबल जो वामपंथियों ने भारत के संदर्भ में ओढ़ाया, उसको ओढ़ के ये नाचते घूमते हैं कि हम दक्षिण पंथी हैं, दक्षिण पंथी हैं। जरा कोई मुझे ये बता दे कि 1947 के बाद पंडित नेहरू की सरकार के साथ दक्षिण पंथ जैसा रिश्ता कब रहा यहाँ के राष्ट्रवाद का? भाई फ्रांस की क्रांति से ही लेफ्ट और राइट शब्द पैदा हुआ ना। तो राजा के खिलाफ जिन्होंने विद्रोह किया वो लेफ्ट रहे, जो लेफ्ट में बैठे और लेफ्ट कहलाए, वामपंथी कहलाए, और जो राजा के साथ थे वो राइट में थे। वाह साहब। और भारत में जरा राष्ट्रवाद का चरित्र देखिए, 65 साल तक सत्ता के विरुद्ध रहा, सत्ता के खिलाफ रहा, और आपको वो सब जबरदस्ती कहते हैं दक्षिण टोला, और हम कहते हैं हाय रे मेरा दक्षिण, हाय रे मेरा दक्षिण। भारत के संदर्भ में राष्ट्रवाद को दक्षिण पंथ कहना एक सबसे बड़ा फ्रॉड है, और ये कंबल वामपंथियों ने, कांग्रेसियों ने पहनाया, जिसको हम पहन के पिछवाड़े गुलाल पोत के नाचते रहते हैं। हमें ये बंद करना पड़ेगा, हमें बिल्कुल ये बंद करना पड़ेगा। इसलिए 11 साल नहीं, जिस इकोसिस्टम को सैकड़ों साल में, आप क्या समझते हैं 47 से ये इकोसिस्टम बना है, सैकड़ों साल में जन्माया गया है, आप उसके सामने दूसरा रंग नहीं खड़ा कर सकते साहब। वो अस्थाई समाधान नहीं होगा व्यालोक जी, कभी अस्थाई समाधान नहीं होगा। आप आज एक सीएसडीएस समाप्त कर देंगे, कल को सत्ता बदलेगी, 4 सीएसडीएस और खड़े हो जाएंगे। इसलिए जेएनयू की तबीयत सुधारिए, सीएसडीएस की तबीयत सुधारिए, डीएनए बदलिए, तब होगा स्थायी इलाज। और मोदी जी की वैश्विक नीति देख लीजिए, विदेश नीति देख लीजिए, जब अरब से वैलिडेशन होता है, अरब स्वीकारता है। तो इसलिए मैं 2 लाइन कह के
अपनी बात बंद कर रहा हूं कि चला जो तीरे नजर नीम कश तो क्या हासिल, चुभ के रहने से कोई मजा नहीं है सर। चला जो तीरे नजर नीम कश तो क्या हासिल, मजा तो तब है जब दिल के आर पार चले। इसलिए पहला सामने के वैलिडेशन के ख्वाब को बंद करना होगा, उस ग्रंथि से बाहर आना होगा। ये जो कल्ट है ना, थोड़ा सा उस कल्ट से बाहर आना पड़ेगा। हम जो कह रहे हैं वही सही है, हम जब करेंगे तभी सही है। और कांग्रेसी इकोसिस्टम से लड़ते लड़ते उस जैसा ही बन जाना, तो फिर तो उनकी जीत है साहब, वही तो ये चाहते हैं। तो दर्शकों, संपादक महोदय ने इतनी तफसील से, इतने विस्तार से इस विषय पर इतनी बातें की, लेकिन इन्होंने जो दो बातें कही, वैलिडेशन, और शायद अब उस पर एक अलग वीडियो करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो हम लोग भी कहते हैं कि वैलिडेशन बिल्कुल नहीं खोजना चाहिए। और इस सरकार की अगर मैं कहीं आलोचना करता हूं तो इसलिए कि ये कहीं ना कहीं उसी इकोसिस्टम से वैलिडेशन खोजता है, वरना आज बद्री नारायण इसके चिंतक नहीं रहते, एक वह व्यक्ति चिंतक नहीं रहता इसका और इसकी तरफ से बैटिंग नहीं करता जिसने पूरी जिंदगी एक खास वर्ण को गाली दी, उसके नाम पर हिंदुत्व को गाली दी, हमारे देवी देवताओं का अपमान किया। लेकिन यह राजनीति है और आप विषय राजनीति का के कई प्रसंग होते भूमंडलीकरण हैं। कर रहे हैं, हाँ, मैं कर रहा हूं। आप और विषय का कई भूमंडलीकरण जी कर रहे हैं। जी मैं बिल्कुल कर रहा हूं, मैं भूमंडली भी और मैं मंडलीकरण भी कर रहा हूं। लेकिन इस पर हम बात करेंगे, इस पर बिल्कुल अलग से बात करेंगे, इस पर एक पूरा। करनी, और दक्षिणी अब टोला बात होनी। इसलिए, और दक्षिणी टोला इसलिए क्योंकि शायद हमारे लोगों को वो चीज समझ में आती है। हालांकि हमें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। ये बात अवनीश जी की जो है उससे मैं 100% सहमत हूं। मैं खुद ये कहता हूं कि काहे का दक्षिण पंथ, अधिक से अधिक हमें कहना है तो राष्ट्रवादी कहें, राष्ट्रवाद, या यस, राष्ट्रवादी। लेकिन उस राष्ट्रवादी खेमे में टर्न कोट्स भी हैं, तमाम लोग हैं। कई लोग ये भी कहते हैं कि कांग्रेसियों को क्यों शामिल किया। तो भैया ऐसा है कि ये वही बात हो गई कि हिंदी में आपने उर्दू क्यों मिला दी, तो अंग्रेजी शब्द, वो तो ताकत होती है भाषा की। उसी तरह राजनीति के अपने पेचो खम हैं। लेकिन संजय कुमार हो या इस तरह के जो भी तथाकथित बुद्धिजीवी, इन्होंने इस देश में शिक्षा का ऐसा बेड़ा गर्क किया है कि ये लोग आज बुद्धिजीवी हैं। राहुल विंची जैसा 12वीं फेल इस देश का टाइटल चुराता है जननायक का, जो कर्पूरी ठाकुर थे, जो बिहार के मुख्यमंत्री रहे, भारत रत्न हैं, और अभी जाकर उनका मकान देखिएगा, वो फूस की झोपड़ी आज भी है। और ऐसा नहीं है कि वो दिखावे के लिए है, उस व्यक्ति में वो था और वो जननायक था। राहुल विंची, तुम्हारे लिए तो खैर क्या ही कहूं, तुम्हारे लिए तो इतनी बातें कहता हूं कि कुछ भी लोग समझे। लेकिन इन तथाकथित बुद्धिजीवियों और बाकी लोगों के लिए बस एक शेर है कि वे जो पहरेदार थे मेरे सुकून के, अब वे जो पहरेदार थे मेरे सुकून के, अब ख्वाबों की चोरी में शामिल है। अवनीश क्या भाई, बात, क्या आपका बात, बहुत बहुत क्या बात। धन्यवाद। दर्शकों श्रोताओं, व्यालोकवाणी पर आपने जिस तरह अपना स्नेह बरसाया है, बरसाते रहें। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों से बार बार कह रहा हूं क्योंकि ये कहना चाहिए, कहना पड़ता है। इसके अलावा मैं कहाँ हाजिर होता हूं आपको पता है, मेरा दूसरा ठिकाना है प्रारब्ध, उसको आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। तो एक छोटे से विराम के बाद फिर हाजिर होंगे हम लोग, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय सिया राम। जय जय श्री राम।